नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सेट 5 है, सेट 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है बैंकर साथी चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। लीगल एंड रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफ बैंकिंग, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेट 5। पहला क्वेश्चन है साथियों, मैन मे कम एंड मैन मे गो बट द कंपनी एग्जिस्ट, दिस एक्सप्लेन्स विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 1956। तो ये एक कहावत है कि मैन आएंगे और मैन जाएंगे लेकिन कंपनी जो है वो रहेगी। तो इससे क्या पता लगता है, कौन सा करेक्टरिस्टिक जो है कंपनी का वो पता लगता है एज़ पर कंपनीज एक्ट 1956। तो इसमें ऑप्शंस हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी की अलग लीगल एंटिटी है कंपनी, या परपेचुअल सक्सेशन, थर्ड है कैपेसिटी टू सू, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसमें साथियों कि कोई आए, जो लोग उसके प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर हैं, रहें, शेयर होल्डर कोई रहे या ना रहे, लेकिन कंपनी जो है वो चलती रहेगी। तो ये यहाँ पर बात आती है परपेचुअल सक्सेशन की। परपेचुअल सक्सेशन को ही ये डिस्क्राइब कर रहा है कि चाहे परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही है कि कंपनी जो है वो जिंदा रहेगी, आगे चलती रहेगी, चाहे उसके जो डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, कोई रहे या ना रहे, आगे कितने भी बदलते रहें। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम डज नॉट कवर। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम किनको कवर नहीं करती है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, बी है रीजनल रूरल बैंक, सी है कोऑपरेटिव बैंक्स, डी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो साथियों ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर नहीं करती है, बाकी ऊपर की तीनों जो कैटेगरी हैं उनको बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम कवर करती है। उनके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये स्कीम कवर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स आर अंडरटेकिंग ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ एंड दिस एक्टिविटीज़ रेगुलेटेड बाई। तो बैंक जो हैं अगर ट्रेडिंग करते हैं, शेयर और सिक्योरिटीज़ में अगर डील करते हैं, तो उनकी ये एक्टिविटी कौन रेगुलेट करता है? तो ये एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट की जाएगी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। और इसमें वैसे ऑप्शन जो दे रखे हैं, कंपनीज अथॉरिटीज़ अंडर कंपनीज एक्ट, आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेबी। तो सेबी इसका करेक्ट आंसर है। आंसर डी, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर ऑफ क्रेडिट वेयर इन एडिशन टू एडवांस पेमेंट द बेनिफिशियरी इज इंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ स्टोरेज चार्ज इज कॉल्ड। तो ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट जहाँ पर एडवांस पेमेंट के अलावा जो बेनिफिशियरी है, उस एलसी का जो बेनिफिशियरी है वो इंटाइटल्ड है किसके लिए? पेमेंट ऑफ स्टोरेज चार्ज। तो ऐसी एलसी कौन सी होगी, उसको हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन है इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट, रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट, येलो क्लॉज क्रेडिट, और डी है ग्रीन क्लॉज क्रेडिट। तो ऑप्शन डी इसमें साथियों करेक्ट है। ग्रीन क्लॉज क्रेडिट जो है वो एक है क्या साथियों, इसमें ग्रीन इंक से लिखा होता है, इसीलिए इसको ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। और है क्या इसमें कि एक तो बेनिफिशरी जो है उसको एडवांस दिया जाता है पेमेंट, और साथ ही जो स्टोरेज होगी, जो पोर्ट पे जो स्टोर किया जाएगा, अगर रॉ जो मटेरियल है वो स्टोर किया जाएगा, उसके जो चार्जेस लगेंगे वो भी इसमें फंड फाइनेंस किया जाता है। हालांकि अब इस तरह की जो एलसी हैं वो इशू नहीं की जाती हैं नॉर्मली, क्योंकि अब पैकिंग क्रेडिट का ज़माना आ गया। पैकिंग क्रेडिट पोस्ट सेंक्शन, प्री सेंक्शन, पोस्ट सेंक्शन जो क्रेडिट की बात होती है तो उससे फाइनेंसिंग की जाती है। तो लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ग्रीन क्लॉज एलसी होगा। तो ऐसी एलसी जिसका जो केवल एडवांस पेमेंट ही नहीं देती है, साथ में फंडिंग भी करती है, किसका? जो स्टोरेज चार्जेस हैं उनकी भी फंडिंग करती है, तो उसको हम ग्रीन क्लॉज एलसी कहते हैं। वंस द डिस्प्यूट बिफोर द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन, कैन न्यू क्लेम और काउंटर क्लेम बी मेड। तो इसमें कहा है कि एक डिस्प्यूट अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास पहुंच गया तो क्या उसमें नया क्लेम ऐड किया जा सकता है या फिर काउंटर क्लेम किया जा सकता है? तो ऑप्शन है इसमें, पहला है नो एज द रेफरेंस ऑन द इशू हैज़ ऑलरेडी बीन मेड, सेकंड है यस प्रोवाइडेड द क्लेम एंड काउंटर क्लेम आर विद इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, सी है यस प्रोवाइडेड एडिशनल स्टैम्प ड्यूटीज पेड देयर ऑन,
और फोर्थ है नो बिकॉज आर्बिट्रेशन इज़ बाय म्यूचुअल कंसेंट सो स्टेज ऑफ क्लेम एंड काउंटर क्लेम डज नॉट अराइज। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, यस कि यस अगर काउंटर क्लेम और जो क्लेम है वो किए जा सकते हैं प्रोवाइडेड दे आर विद इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं उनके कंट्रोलर कौन होंगे, उनका अपॉइंटमेंट जो होगा किस सेक्शन के अंदर, आईटी के एक्ट के किस सेक्शन के अंदर वो आएंगे। तो ये सेक्शन 17 है, उसके तहत इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ आइडेंटिफाई थेफ्ट इन आईटी एक्ट। तो इसमें जो आइडेंटिटी थेफ्ट की बात अगर की जा रही है उसमें क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, आईटी एक्ट के अंदर क्या पनिशमेंट की बात की गई है। तो इसमें है 3 ईयर इम्प्रिजमेंट और 2 लाख रुपीज़। सेकंड ऑप्शन है 2 ईयर इम्प्रिजमेंट और 1 लाख रुपीज़ पेनल्टी और बोथ। थर्ड ऑप्शन है 3 ईयर इम्प्रिजमेंट और 1 लाख रुपी पेनल्टी और बोथ। और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि 3 साल का इम्प्रिजमेंट है, कारावास है, और 1 लाख रुपए पेनल्टी है, या फिर दोनों ही दिए जा सकते हैं, यानी कि 3 साल इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है और साथ में 1 लाख तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द पर्सन हु गिव्स गारंटी इज कॉल्ड डैश। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जब किया जाता है तो उसमें जो पर्सन गारंटी दे रहा है उसको हम क्या कहेंगे। इसमें 2 हैं, श्योरिटी या प्रिंसिपल डेप्टर। तो ऑप्शन है ओनली 1, नेक्स्ट है ओनली 2, इधर 1 और 2 और बोथ 1 एंड 2। तो इसमें जो पर्सन गारंटी देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं श्योरिटी, क्योंकि प्रिंसिपल डेप्टर तो वो होगा जिसने कोई डेप्ट लिया है या कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, लेकिन जो गारंटी दे रहा है वो कौन होगा, उसको प्रिंसिपल जो होगा उसको क्या कहेंगे, हम श्योरिटी कहेंगे उसको। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। When a secured creditor takes over the management of business of a borrower, he may appoint dash। ऑप्शन है इसमें as many person as it thinks fit to be the director or administrator of the business of that borrower as the case may be। ठीक है। B as many person as he thinks fit to be registered valuer of the business for that borrower। C है auditors of the business of that borrower। D है liquidator who shall take over the liquidation proceeding। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि अगर अपॉइंटमेंट टेक ओवर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है जिसने कि मैनेजमेंट किसी बोरोवर के बिज़नेस का मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया है, तो वो अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकता है जितने भी पर्सन उसे लगता है, डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी उस बिज़नेस के लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर डीआरटी टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो डीआरटी को कितने टाइम में प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो डीआरटी का जो टाइम लिमिट है दी हुई है वो दी हुई है 6 महीने की। तो विद इन 6 मंथ डीआरटी को अपना काम ख़त्म करना होगा, जो भी केस उसके पास जाएगा उसको निपटाना है 6 महीने के अंदर। डैश गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ऑप्शन है इसमें फ्यूचर, स्पेसिफिक, मूवेबल या इमूवेबल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है साथियों, फ्यूचर गुड्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो फ्यूचर गुड्स जो होती हैं वो कब प्रिपेयर की जाती हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया उसके बाद में जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं उन्हें हम फ्यूचर गुड्स कहते हैं। फ्यूचर गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले हो जाएगा, उसके बाद गुड्स बनाई जाएंगी, उन्हें हम फ्यूचर गुड्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पज इज अकम्पलिश्ड बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अपॉन डिस्क्रिशन ऑफ द डिलीवरिंग पर्सन द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड। अब कोई एक पर्सन है जो कोई गुड डिलीवर करता है, दूसरे पर्सन को देता है और उससे ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैं ये गुड्स आपको दे रहा हूँ, और अगर जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा, जब वो काम पूरा हो जाएगा तो ये गुड्स जो हैं मुझे वापस दी जाएंगी, वो गुड्स मुझे रिटर्न की जाएंगी या फिर मेरे कहने पर डिस्पोज की जाएंगी। तो जो पर्सन डिलीवर कर रहा है गुड्स उसके कहने पर या तो उसको रिटर्न कर दी जाएंगी या फिर उसके कहने पर डिस्पोज की जाएंगी। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें डिलीवरिंग जो पर्सन होता है, जो डिलीवर कर रहा है अपनी गुड्स, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे।
तो इसमें ऑप्शन है इंडेमनिटी है ये प्रोसेस, या सेकंड जो है इस प्रोसेस को कहेंगे बेलमेंट, 3 है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, या डी है नन ऑफ दीज। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी गुड्स देता है कोई, और एक स्पेशल पर्पस के लिए देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, पूरा हो जाएगा वो काम, तो फिर ये गुड्स जो हैं वो मुझे वापस दी जाएंगी या फिर मेरे कहने पर डिस्पोज की जाएंगी। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं बेलमेंट। तो ये ऑप्शन 20 में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब A proposes by letter to sell a house to B, the communication of the proposal is complete dash। तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन है मिस्टर ए जो एक लेटर भेज के कहता है मिस्टर बी को कि मैं अपना घर आपको बेचना चाहता हूँ, तो ये कम्युनिकेशन या ये कॉन्ट्रैक्ट अगर कहो तो ये कब कंप्लीट होगा? अगर बी जो है उस पर अपनी प्रपोज़ल जो प्रपोज़ल ए के द्वारा बनाया गया है, अगर बी उस पर सहमति दे देता है तब हम इसको प्रपोज़ल को कंप्लीट माना जाएगा। ऑप्शन है इसमें व्हेन ए मेक सच प्रपोजल, तभी कंप्लीट हो गया, या फिर बी एक्सेप्ट करेगा, या फिर सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट है साथियों। ए ने तो प्रपोजल दे दिया कि मैं अपना घर आपको बेचना चाह रहा हूँ, बट बी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा तभी हम इसको कंप्लीट मानेंगे। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉर्टगेजर ट्रांसफर्स द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेजी ऑन द कंडीशन दैट इट विल बी ट्रांसफर्ड अपॉन द मॉर्टगेज्ड मनी अपॉन पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी, दिस इज़ कॉल्ड। तो ऑप्शन है इसमें सिंपल मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज, इक्विटेबल मॉर्टगेज और मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। तो ये जो डेफिनीशन दी गई है, ये जो प्रोसेस बताया गया है, ये प्रोसेस है इंग्लिश मॉर्टगेज का। इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या होता है कि जो मॉर्टगेजर है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है, जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है जो उसने मॉर्टगेज करानी है वो ट्रांसफ़र कर देता है मॉर्टगेजी को, और उसमें एक कंडीशन लगा देता है कि ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको दे दी है, ट्रांसफ़र कर दी है, वो मुझे रीट्रांसफ़र की जाएगी अपॉन पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी। तो जो मॉर्टगेज मनी जब मैं वापस कर दूंगा तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको ट्रांसफ़र कर दी है ये मुझे वापस ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये इंग्लिश मॉर्टगेज की प्रोसेस है, इंग्लिश मॉर्टगेज में ऐसा ही होता है। ऑप्शन 20 में करेक्ट है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो GIB एग्ज़ाम दे रहे जा रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।